हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों, कल जो हिंदू सभ्यता है उसके हिसाब से हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, तो एक बार सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा बच्चों, यहाँ राजस्थान में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोटा को ही बिलोंग करता हूँ, ये क्लास भी अभी कोटा से हो रही है बच्चों। और एक वर्किंग डॉक्टर हूँ, पेन फिजिशियन हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ बच्चों। तो यहाँ पर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने परसों पारित भी कर दिया है, आगे पता नहीं अभी क्या होगा, उसके अगेंस्ट डॉक्टर्स का और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक मास प्रोटेस्ट चल रहा है। और रीजन ये है बच्चों की, ये जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है राइट टू हेल्थ, है ना, बट एक्चुअली जब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, आप सब नीट एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले समय में काफी बच्चे तो राजस्थान में होगा डॉक्टर्स बनेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स में या आपके स्टेट्स में भी इस तरह का कोई रूल लागू हो। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जब ये लॉ पास होती है तो उसमें बहुत सारे डिटेल्ड क्लॉजेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और ये जो आरटीएच बिल पास हो रहा है यहाँ पर राजस्थान में, यदि हम इसकी डिटेलिंग में जाएं तो ये कुछ ऐसा है कि मान लो आपका अपना खुद का घर का मकान है। अब यदि कोई इंसान ऐसा है जो फुटपाथ पे रहता है और उसके पास उसका मकान नहीं है, तो वो आपके पास आ सकता है और आपसे जबरदस्ती कह सकता है कि मुझे अपने घर में रखो क्योंकि मेरे पास अपना खुद का मकान नहीं है। है ना। सोचो, खाना भी आपको उसको खिलाना है ना, रखना भी आपको है, उसको कहीं जाना तो आपको छोड़ना भी है। सेम चीज यहां पर राइट टू हेल्थ बिल में है कि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इफ एनी पेशेंट कम्स टू देम एंड सेज दैट he hasn't got any money, they will have to treat him and they will have to leave him also if required to a higher center or higher hospital or tertiary center, है ना। अब ऑब्वियसली ये तो सभी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट ये ऑप्शन दे रही है कि भाई यदि आप चाहें तो जरूरत नहीं है कि आप हॉस्पिटल को पैसे दो, तो फिर कौन पैसे देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई भी इतना शरीफ नहीं है ना, 10 में से कोई एक इंसान होगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा यदि ये बिल पास हो जाता है तो, है ना। कोई भी नेता आकर आपको फोन खनखनाएगा डेली, जो अभी सरकारी अस्पताल में एक्चुअली हाल होता है, आप लोग जानते हैं इस चीज को, कि जिसको बेड की रिक्वायरमेंट होती है उसको नहीं मिलता और जिसको नहीं होती उसको बेड मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से फोन आ जाता है। वो सारी चीजें होगी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो फ्री सर्विस भी दे देंगे, है ना, बट अल्टीमेटली फिर होगा क्या कि जो स्थिति, जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट या स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट अभी बिगड़े हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक अच्छे स्टैंडर्ड के गुणवत्ता वाले ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो फिर उनको नहीं मिलेगा, है ना। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल है वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जैसा हो जाएगा। आए दिन मारपीट होगी, लंबी लंबी भीड़ होगी, लंबी कतारें होगी, लोगों को वेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दवाएं सब कैटेगरी की होगी, हर चीज ट्रीटमेंट इनफैक्ट सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जो अच्छे लोग हैं वो डॉक्टरी के फील्ड में नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ छोटे हॉस्पिटल्स तो बंद भी हो जाए क्योंकि फिर उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है, मेरा खुद का एक प्राइवेट सेंटर है, तो हमें प्राइवेट सेंटर चलाने के लिए 50 से ज्यादा लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं इस समय गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इतना शिकंजा कस रखा है, यदि अब ये हो जाएगा तो फिर तो ये होगा कि हाँ कि ठीक है यार, क्यों मैं इतनी हेडेक ले रहा हूँ, है ना। तो मैं भी ये करूंगा कि डॉक्टरी का प्रोफेशन पूरी तरह से छोड़ के सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने में पूरा टाइम इन्वेस्ट करूंगा, उसमें आपका भी फायदा होगा। ठीक, तो ये जो मास प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके फेवर में हम लोगों ने अभी इनडेफिनेट शटडाउन कर रखा है यहाँ पर राजस्थान में। और इसीलिए, और थोड़ा सा तबीयत भी मेरी नासाज थी, सही नहीं थी 2-3 दिन से, इस रीजन से हमारी लास्ट 2-3 दिन में क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, लेकिन हमने आपको जो लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी डिलीवर करे ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो हमारी जो श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स सीरीज है सॉरी बच्चों, जिसमें हमें 75 डेज में पूरी नीट बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, वो अनवरत जारी रहेगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, है ना। हम हमारा काम करते रहेंगे एज ए डॉक्टर एज वेल एज ए टीचर। मैं अपना काम करता रहूंगा, अपना फर्ज निभाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक लंबी लिस्ट है, आज तो मैं नहीं लेकर आया। नेक्स्ट लेक्चर से वो लिस्ट भी मैं साथ में ले आऊंगा कि हम कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब आने वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ताकि एक ट्रैक बना रहे, एक रिकॉर्ड बना रहे कि हाँ कि भाई हमने क्या कर लिया और क्या करना है अब आने वाले दिनों में। जैसे बायोटेक अपना पूरा यूनिट हो चुका है, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर
प्लांट मॉर्फोलॉजी वाली पूरी यूनिट हो चुकी है हमारी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हो गया, उसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया अपना। इसके बाद फिर हम यदि बात करें तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट अभी चल रही है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया है, और जो स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और आज हम कंप्लीट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो आज हमारी ये वाली यूनिट जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, है ना। और इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हो गए हैं, तो कुल मिला के आई थिंक मेरे को जहां तक ध्यान है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एनिमल किंगडम आपको मिल गया है, लिविंग वर्ल्ड आपको मिल गया है, लिविंग वर्ल्ड हो गया है बच्चों, है ना। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारी जो प्लांट किंगडम हो गया है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी वाली वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, टारगेट यही है कि बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने हैं भाई, इससे कम में अब काम ही नहीं चलेगा, हमें तो 360 ही चाहिए, 350 भी नहीं चाहिए। जितना पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद फिर क्या करना है भाई, आपको जो हमारी बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग ऐप, अब जो क्रैश कोर्स था उसमें तो हमने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, है ना। मैं ऑलरेडी डिसाइडेड था कि भाई इतने बच्चे होने के बाद हमें एडमिशन क्लोज करना है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्लोज। तो अब आप क्रैश कोर्स में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, बट अब आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स तो देखो वैसे भी सबको मैं पब्लिकली फ्री दे ही रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे यहाँ से इनको एक्सेस करो। इनको देखने के बाद आपको 2 काम करने हैं, 2 तरह की टेस्ट सीरीज सोचिंग ऐप पे है बच्चों अभी आप लोगों के लिए। एक सुपर 2500, उसके अंदर 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो नीट में आने के चांसेस रखते हैं, प्रोबेबिलिटी रखते हैं। मैंने और मेरी टीम ने खुद ने पूरी रिसर्च करके मेहनत करके उनको निकाला है, ऑनलाइन मोड में है। एक टेस्ट को आप 3 बार देकर अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हो, पहली बार में इतने गलत हुए, दूसरी में बार में इतने में, तीसरी बार में इतने में, तो एक तरह से पक्के से याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो याद हो ही जाने चाहिए ज्यादा बेटर, मैं तो ये मानता हूँ। और दूसरी टेस्ट सीरीज वो है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, वो है सुपर 1000 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की सीरीज बच्चों। 1000 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, कारण आप लोग जो ज्यादातर गलतियां कर रहे हो अब नीट में, वो जब से फॉर्मेट चेंज हुआ है वो एआर क्वेश्चंस में ही कर रहे हो बच्चों। तो उनके प्रैक्टिस के लिए हमने 1000 क्वालिटी क्वेश्चंस ऑफ ऑल 38 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको निकाल कर दे दिए बच्चों, बहुत सस्ती है ना। अफोर्डेबिलिटी का कभी मेरे साथ इश्यू नहीं रहा है कि हाँ कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको कभी महंगे महंगे कोर्सेज, है ना, कोई भी कोर्स 1000-1200 रुपए से ज्यादा तो वैसे ही नहीं होता, जो ईयर लॉन्ग कोर्स होता है, और ये तो टेस्ट सीरीज है, तो ये तो 200 रुपए 300 रुपए से ज्यादा की कभी मैं रखता ही नहीं हूँ। और वो भी एक मिनिमल चार्ज इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखो फ्री जो चीज बिल्कुल फ्री होती है ना उसकी कदर नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि एक डेकोरम मेंटेन रहे, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, एक सिंसेरिटी मेंटेन रहे अपने स्टडी मटेरियल के प्रति, इसलिए वो रखना जरूरी है बच्चों। तो लेक्चर देखो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर आ जाएंगे नीट बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों प्लांट ब्रीडिंग। Traditional farming can only yield a limited biomass as food for humans and animals. Better management practices and increase in acreage can increase yield. Acreage यहाँ पर मतलब land, जो एरिया है जिस पर यहाँ हम फसल कर रहे हैं, यदि उसको बढ़ाया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाए, बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम भी, अभी तक जो हमारी पारंपरिक खेती करने का तरीका रहा है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रही है फार्म्स की, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो भाई हम बहुत ज्यादा बायोमास नहीं जनरेट कर सकते, फिर वो चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, किसी के लिए भी, है ना। दूसरे ऑप्शंस क्या है कि भाई हम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है, जो हम खेती करने का तरीका अपना रहे हैं, उसको थोड़ा एडवांस बना दें। चलो बना दिया, मशीन्स का यूज कर रहे हैं भाई अब हम, ठीक है। जितनी धरती पर हम फसल कर रहे हैं उस धरती का एक्रिएज, मतलब हमने जमीन ज्यादा यूज करने लग गए हम खेती के लिए, चलो वो भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी तेजी से मानव प्रजाति अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगी हुई है ना, तो जितना खाना उनको चाहिए, हमारी सारी ये कोशिशें नाकाम रहेगी, सफिशिएंट नहीं है बच्चों, है ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और इन सबको मार्क करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा तो कॉमन सेंस आराम से आंसर दे सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन है। प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंक्रीज यील्ड्स टू वेरी लार्ज एक्सटेंट. Who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirements in food production, but also helped us even to export it. Green Revolution was dependent to a large extent on plant breeding techniques for development of high yielding and disease resistant varieties in wheat, rice, maize, etc. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन उस रेवोल्यूशन को हम कहते हैं, पर्टिकुलरली वीट के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, जहां पर हमने वीट और साथ में जो इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट के जो सीरियल्स होते हैं, है ना, या जो क्रॉप्स होती है जो हम सुबह शाम के खाने में मेनली जनता यूज करती है, चाहे वो राइस हो चाहे वीट हो,
इनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया हमारी कंट्री में। और उसमें किसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स ने, कि हमने सुपीरियर क्वालिटी या बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स वाली क्रॉप्स को आपस में ब्रीड कराया और उनसे सुपीरियर क्वालिटीज डेवलप करी, है ना। तो अब देखो इस चैप्टर में तो हम ये बात करते हैं कि भाई प्लांट, पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी बढ़ाई, काम नहीं चला, प्लांट ब्रीडिंग आई, फायदा मिला। फिर आपको यदि याद हो तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वहां पर फिर हम कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स भी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अब सफिशिएंट नहीं है। वहां पर हम और आगे चले गए, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। अब हम जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, तो इस चैप्टर में इसको पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए इसको लाइमलाइट में ला रहे हैं हम कि हाँ कि भाई प्लांट ब्रीडिंग से हमें ये फायदा मिला। लेकिन ओवरऑल अब पूरी बायोलॉजी आपके दिमाग में चलनी चाहिए एक साथ। तो ओवरऑल यदि हम बात करें बच्चों, तो आपको अब ध्यान रहना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम बात कर चुके हैं कि जो लेटेस्ट तरीका है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब हम हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। हम सुपीरियर क्वालिटी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को डेवलप कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रीडिंग का मतलब सब जानते हैं ना, आपस में ब्रीड करवाना, क्रॉस करवाना, मैटिंग करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं हम। तो प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड्स एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट, है ना। तो एक तो इसको मार्क कर लो भाई, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनली हम क्या करते थे या हम क्या कर रहे हैं अब? कन्वेंशनली तो ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा, सुपीरियर क्वालिटी जो है एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको आपस में ब्रीड करवाया। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक, और जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री में बोला था, एनिमल ब्रीडिंग की टेक्निक हजारों सालों से चल रही है भाई। कन्वेंशनली यदि हम बात करें तो साइंटिफिक तौर पर अब कुछ सालों से हमने स्टार्ट करी है। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू 9000 से 11000 साल पहले तक के हमारे पास हैं रिकॉर्ड्स भी, तभी प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? अच्छे कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं भाई। मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एशियंट टाइम्स। उस समय एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में जो प्लांट ब्रीडिंग करवाई गई, ठीक है, जो टेक्निक्स वहां पर उस समय उन्होंने यूज करी, उसकी वजह से आज की तारीख में जो हम ज्यादातर क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वो उस समय के प्लांट ब्रीडिंग के रिजल्ट्स हैं। आज जो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे होंगे उससे जो क्रॉप्स डेवलप हो रही है वो फ्यूचर में काम में आएगी। ठीक है, टुडे ऑल आर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। तो अब एक्चुअली आज जितनी भी फसलें हम कर रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? डोमेस्टिकेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहने का कुल मिलाकर यहाँ पर ये मतलब है, हम कंसेप्चुअली पढ़ते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें, वैसे ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है, समझने की चीजें कम है, याद रखने की ज्यादा है, लेकिन फिर भी जहां जहां पर कोई कंसेप्ट है, कोई पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है, जिसका थोड़ा डीप में जाना जरूरी है, तो जरूर जाएंगे। वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हम। जैसे डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज की यहाँ पर बात हो रही है, डोमेस्टिकेशन की यहाँ पर बार बार बात होती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की, इस टर्म की? यहाँ पर एक तो होती है वाइल्ड वेराइटी, एक होती है डोमेस्टिकेटेड वेराइटी, है ना। वाइल्ड वेराइटी जो जंगल में अपने आप उग रही है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि एंशिएंट टाइम्स में भी, है ना, हमारे पास रिकॉर्ड 11000 साल तक का तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि यहाँ की भी तब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज होती थी। तो तब भी लोगों ने क्या करा है कि जंगल में उन्होंने वाइल्ड वेराइटीज को पहले सेलेक्ट करा कि यार कि ये अपने आप उग रही है, अब इनमें ये अच्छी है, इसका दाना अच्छा है, ये बीमार कम पड़ रही है, इसको पानी कम चाहिए। तब भी उन्होंने ऐसा करा, देखा, ऑब्जर्व करा, सिलेक्शन करा और उनके बीच में ब्रीडिंग कराई और फिर अपने खेतों में उगाया। अब जब उन्होंने उनको अपने खेतों में सिलेक्शन के थ्रू, सिलेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उगाना स्टार्ट करा, तो अब हम क्या कहेंगे? अब वो वाइल्ड वेराइटीज नहीं रही, वो अब डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज है। यहां पर इसका मतलब है। और एनसीईआरटी क्या कह रही है कि आज की तारीख में जितनी भी हमारी फसलें हैं, जो बीज हम यूज कर रहे हैं, जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं, जो फसलें हम उगा रहे हैं हमारे खेतों में, दे ऑल आर डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज, नॉट द वाइल्ड वेराइटीज जो अपने आप जंगल में उगते हैं। आगे बात समझ में, ये यहां पर डोमेस्टिकेशन का मतलब है या डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज का मतलब है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, चलो। टुडे ऑल आर में जो है ना, ये तो हो गया। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये आ गया, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली इतने सालों से की जा रही है, उसमें हम क्रॉसिंग करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं प्योर लाइन्स का। प्योर लाइन्स में लास्ट लेक्चर में बहुत तरीके से, तबीयत से समझा चुका हूं डिटेल में कि प्योर लाइन्स का मतलब क्या होता है और प्योर लाइन्स डेवलप कैसे करते हैं, है ना।
बार बार समय खराब नहीं करेंगे, लास्ट लेक्चर देख लेना एनिमल हस्बेंड्री का, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वन शॉट, है ना। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हम प्योर लाइन्स को हाइब्रिडाइज, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो प्योर लाइन है, जिसमें उस कैरेक्टर स्ट्रेट के या कैरेक्टर के जो दोनों अलील्स हैं वो सेम है, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, यूं मान लो, वापस से बता दिया, चलो कोई बात नहीं है ना, आपके लिए सब कुछ। तो फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, करवा दी ब्रीडिंग, एक में ये सुपीरियर कैरेक्टर का प्योर लाइन है, ये दूसरा प्लांट सुपीरियर कैरेक्टर का प्योर लाइन, दोनों के बीच में क्रॉस हमने कराया, एक नया सीड बना, उससे हमने फसल हो गया। अब ये जो सीड्स हमें मिल रहे हैं बच्चों, हमारे कंट्रोल में सारी चीजें नहीं है ना अभी यहाँ पर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में, क्योंकि ये तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जरूरी थोड़ी कि उसका जो सुपीरियर कैरेक्टर चाहिए था, उसका जीन जो है वो गेमीट के थ्रू आए प्रोजेनी के अंदर। तो मान लो 1000 सीड यदि हमें मिल रहे हैं इस तरह की क्रॉसिंग से, सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स की क्रॉसिंग से, तो हो सकता है उन 1000 में से जब हम उगाएंगे उन 1000 सीड्स को प्लांट्स के फॉर्म में, तो हमें देखने को मिलेगा शायद कोई 10 पौधे 11 पौधे, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम चाह रहे थे शायद वो उनके अंदर आ गए हों, बाकी हो सकता है किसी काम के नहीं है, वो कैरेक्टर्स ही नहीं आए उनके अंदर जो हम चाहते थे, है ना। तो हमें फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा अगली जनरेशन में कि हाँ यार ये अच्छे हैं और ये नहीं है, ठीक है। तो फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड। अब क्या क्या कैरेक्टर्स डिजायर्ड होते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है, जो भी प्रोडक्ट है उसका वो न्यूट्रिटिव हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, रेजिस्टेंट टू डिजीजेज हो, क्रॉप इजिली खराब नहीं हो, डिजीज उसमें नहीं लगे इजिली। नाउ with advancements in genetics, molecular biology and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular। अब यह बात आ गई ना, अब जो प्लांट ब्रीडिंग में हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अब मोलिकुलर बायोलॉजी का उसमें काफी रोल आ गया है, जेनेटिक्स का काफी रोल आ गया है, इनफैक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का काफी रोल आ गया है बच्चों, ठीक। तो ये भी अपन मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइन से, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई प्रेजेंट है प्लांट ब्रीडिंग का सिनेरियो क्या है, क्या वो कन्वेंशनली जैसे हम क्रॉसेस करते थे विदाउट एनी जेनेटिक मैनिपुलेशन वही चल रहा है, या अब जेनेटिक मैनिपुलेशन भी किए जाते हैं। तो डेफिनेटली अब जेनेटिक मैनिपुलेशन भी यूज किए जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का भी अब यूज किया जा रहा है बच्चों। If we were to list the traits or characters that the breeders have tried to incorporate into crop plants, the first we would list would be increased crop yield and improved quality। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि यार आप अपनी फसल, आप किसान हो, आप अपनी फसल में क्या अच्छाई चाहते हो, क्या अच्छे कैरेक्टर्स चाहते हो, तो पहली दो चीज क्या आएगी भाई, इंक्रीज क्रॉप यील्ड हो और क्वालिटी भी अच्छी हो क्रॉप की। जैसे अपन सिंपल गेहूं की बात करें, ज्यादा उगे, अच्छा वाला गेहूं, मोटा दाना हो, बढ़िया दाना हो, साफ दाना हो, यूनिफॉर्म साइज के दाने हो और ज्यादा अमाउंट में, तो मेरे को ज्यादा दाम मिलेगा मंडी में, मैं तो यही चाहूंगा एज ए किसान। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए, एक इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी, दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं जो हम चाहेंगे, इनको ऐसे राइट कर लो, याद रहेंगे। देन और क्या क्या ट्रेड्स हम चाहेंगे भाई, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, मिट्टी में नमक कितना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, किसी भी टेम्परेचर में उग जाए, सूखा हो जाए, पानी की कमी हो तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़े, डिजीजेस जल्दी नहीं लगे उसके अंदर, वायरस बन जाए, बैक्टीरिया कम उसको अफेक्ट कर पाए, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट्स या पेस्ट जो होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, है ना। ये सब डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं जो हम हमारी फसलों के अंदर चाहते हैं, सारी एक साथ आ जाए बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ जिनमें से जितने ज्यादा ट्रेड्स हम डेवलप कर सके वो हमारी कोशिश प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू रहती है बच्चों, है ना। तो दीज आर द डिजायरेबल ट्रेड्स जो हम चाहते हैं हमारे क्रॉप्स के अंदर, तो इनकी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अब। Plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institutions and commercial companies. The main steps in breeding a new genetic variety of a crop are। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रही है एनसीईआरटी, इनफैक्ट ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में आज की तारीख में किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस किसान अपने लेवल पे कर रहे हैं, अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे भी किए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे भी दोनों तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों इस पे काम कर रही है, तो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज प्राइवेट कमर्शियल कंपनीज। अब इसमें क्या स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में वो यहां पर आपको बता रखे हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टर्स वाली प्लांट्स हैं या उनके सीड्स हैं उनको कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना भाई हमें, तो वो देखते हैं हम।
जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। सबसे मेन चीज तो यही है भाई, ट्रेट्स में या कैरेक्टर्स में वेरिएबिलिटी कब आएगी, अलग अलग कैरेक्टर्स कब होते हैं, जब जीन्स के लेवल पे वेरिएबिलिटी हो, जीन्स अलग अलग हो, है ना। तो वो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है प्लांट्स के अंदर, वो ही पूरे ब्रीडिंग प्रोग्राम की मेन रूट होती है, बेस होती है, नींव होती है बच्चों। In many crops, pre-existing genetic variability is available from wild relatives of the crop. Collection and preservation of all the different wild variety species and relatives of the cultivated species, followed by their evaluation for their characteristics, is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the populations. The entire collection, अब काम की लाइनें यहाँ पर ये है, the entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection. मान लो कोई कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है ना, जैसा हमने बात करी हाइट की बात कर ली, अब उसमें दो ट्रेड्स पॉसिबल है, लंबा पौधा, छोटा पौधा, ये वेरिएबिलिटी हो गई ट्रेड्स की उसके अंदर, है ना। हर ट्रेड के लिए अलील रेस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट अलील मान लो टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेसेसिव अलील मान लो ड्वार्फनेस के लिए या छोटे प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हाइट का कैरेक्टर हमने देखा, उसमें जो भी ट्रेड्स पॉसिबल है उनके प्लांट्स और सीड्स कलेक्ट करेंगे। डिजीज रेजिस्टेंट के देखा तो उसमें हम कोई वायरल डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, कोई बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, फिर हो सकता है कुछ पेस्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो उनको हम कलेक्ट करेंगे। उसी स्पीशीज में अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स और सीड्स को हम कलेक्ट करेंगे। जनरली जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं बच्चों, हो सकता है उनमें भी आपको ये कैरेक्टर्स मिल जाए। वो कहाँ से आए होंगे कि जब पुराने समय में वाइल्ड वेराइटीज की क्रॉसिंग से उनको बनाया होगा, तो वहां से शायद उनके पास आ गए हो नेचुरली, ऐसा यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है। बट जनरली हमें ये कैरेक्टर्स ज्यादा यूजुअली कहाँ में देखने को मिलते हैं, जो वाइल्ड वेराइटीज होती है, जो जंगलों में आराम से अपने आप उग रही है। देखो वहां पर ना तो हम पानी देने जाते हैं, ना वहां पर खाद डालने जाते हैं, ना हम वहां पर इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, ना वहां पर हम पेस्टिसाइड, कुछ भी नहीं कर रहे भाई हम वहां पर, है ना। आ रही है बात समझ में। लेकिन वहां पर फिर भी पूरे 12 महीने आराम से पेड़ पौधे उग रहे हैं, और जो उग रहे हैं इसका मतलब क्या है, उनके पास सुपीरियर अलील्स हैं उन कैरेक्टर्स के या ट्रेट्स के जो हम चाहते हैं। इसका मतलब उनको पानी भी कम चाहिए, वो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी हैं। तो हम वाइल्ड वेराइटीज में से भी ये कलेक्शन ले सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में जब हम जितनी भी वेरिएबिलिटी है उन सब वेरिएबल ट्रेट्स वाले प्लांट्स को या सीड्स को कलेक्ट कर लेते, तो एक तरीके से जेनेटिक लेवल पे हम कह सकते हैं कि जो भी पॉसिबल अलील्स या जीन्स थे उन कैरेक्टर्स के लिए, ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको हमने अब कलेक्ट कर लिया, वो हमारे पास है। अब हम हमारे मन मुताबिक, हमारी मर्जी से जो जो हमें डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए, उन डिजायरेबल ट्रेट्स वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं बच्चों। तो ये जो पूरा कलेक्शन होगा वेरिएबिलिटी का, इस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। एक तरह से जीन्स का कलेक्शन, जर्म पूल भी इसको कहा जाता है बच्चों, जेनेटिक पूल भी इसको कहा जाता है बच्चों। आई बात नहीं आई समझ में? तो जैसे मैंने कहा था एज सच है थ्योरेटिकल पार्ट, ये पूरा चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ टर्म्स आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। प्लस आप लोग जनरली इस चैप्टर को इग्नोर करके भी जाते हो, मतलब उतना तबीयत से नहीं पढ़ते हो जितना पढ़ना चाहिए या जितना टाइम देना चाहिए, और उस वजह से आते इसमें से इस चैप्टर की बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पूरी यूनिट की एक खासियत है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को यदि मैं छोड़ दूं तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुख की बात ये है कि ये दो चैप्टर्स जिनमें से आपको पता है कि यार एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आना है, उसमें तो कम से कम फिर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ जाया करो, है ना। क्योंकि वो भी आप नहीं करते इन दोनों चैप्टर्स में। इन दोनों चैप्टर्स को पता नहीं क्यों आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आपको ऐसा लगता है यार बहुत इजी चैप्टर्स हैं, फर्जी चैप्टर्स हैं। अरे फिर ये वहां पर आपको चोट देते हैं। स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, अच्छे से पढ़ के जाओ, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाया करो, एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए। जर्म प्लाज्म कलेक्शन आ गया समझ में बच्चों? आगे बात करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। कर लिया कलेक्शन, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हमारे पास तो इतने सारे ट्रेड्स वाले प्लांट्स हैं या सीड्स हैं, अब भाई किसके बीच में क्रॉसिंग करवानी है, कौन से दो प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवानी है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। एक साथ 4 की 5 की तो करवा नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। द जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। तो अब जो भी एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमें बनाना है, यार मेरे को एक ऐसा प्लांट डेवलप करना है जिसकी हाइट कम हो, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस हो, या जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो और रेजिस्टेंट टू पेस्ट हो। तो मैं दो ऐसे प्लांट चुनूंगा, एक मेल एक फीमेल, है ना। एक में रेजिस्टेंस टू पेस्ट हो गया, एक में लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर हो गया। अब इनके बीच में क्रॉसिंग,
आगे बात समझ में, ठीक है। तो पेरेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं अब हम। सो द germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाले हैं उनका नंबर बढ़ाओ, वो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बढ़ा सकते हो, और फिर उनको हम हाइब्रिडाइज, जब उनका नंबर सफिशिएंटली बढ़ जाएगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में हम उनको यूज करेंगे। प्योर लाइंस क्रिएट कर सकते हो जहां पर डिजायरेबल भी और पॉसिबल भी है। प्योर लाइंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार सेल्फिंग कराने से डेवलप होती है। आप बार बार सेल्फिंग कराओगे तो प्योर लाइंस डेवलप हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब हमने जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाले पेरेंट्स उनको सेलेक्ट करा, उनका नंबर बढ़ा लिया, प्योर लाइन डेवलप करनी तो वो कर ली मान लो। अब जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाले पेरेंट्स उनके बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे बच्चों। So cross hybridization among the selected parents, the desired characters have very often to be combined from two different plants, that is two different parents. For example, एक प्लांट हमने ले लिया जिसमें हाई प्रोटीन क्वालिटी है ना, मैं नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंस, दूसरे में अपन ने ले लिया, अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे बच्चों। Okay, so this is possible by cross hybridizing the two parents to produce hybrids that genetically combine the desired characters in one plant. This is a very time, अभी ध्यान रखना, this is a very time consuming and tedious process, means वो tiring process है, लंबा प्रोसेस है, since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parent have to be collected. ठीक है, पहले तो आप जिसको मेल प्लांट आपने सेलेक्ट करा, मान लो हाई प्रोटीन क्वालिटी वाले को सेलेक्ट करा था, उसके पॉलन्स आप कलेक्ट करोगे, उनको कहां प्लेस करोगे, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सेलेक्टेड एज फीमेल, जिसमें मान लो हमने डिजीज रेजिस्टेंस लिया है, ले लिया, ठीक है भाई, है ना। ऑल्सो इट इज नॉट, अब इसके बाद क्या होगा, वही सीड फॉर्मेशन होगा, फिर आप उससे नया प्लांट ग्रो करवाओगे। अब जो आपको सीड्स मिले इस क्रॉसिंग से, उनको आपने अपने खेत में डाला, अब या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कि अब इनसे हमें डिजायरेबल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स मिलते या नहीं मिलते, प्रोजेनी मिलती नहीं मिलती, इन सीड्स में डिजायरेबल ट्रेट्स आए नहीं आए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जो अभी मैंने अभी बोला था, आपने 1000 बीज डाले इस तरह से, जो हाइब्रिडाइजेशन से आपको जो 1000 सीड्स मिले, वो 1000 सीड्स आपने मिट्टी में डाले, उनसे 1000 पौधे हो गए, क्या देखने को मिलेगा, यूजुअली 1 in few hundred to 1000 क्रॉसेस शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। आपको ये देखने को मिलेगा, यार इतनी मेहनत करी, इतना समय लगाया, उसके बाद 1000 सीड्स मैंने मिट्टी में डाले, उसमें से 1000 पौधे हो गए, और सिर्फ कुछ 2, 5, 10 पौधों के अंदर ही ये दोनों कैरेक्टर एक साथ आए। भाई हमारा क्या कोशिश थी, अलग अलग तो थे ये दोनों प्लांट में कैरेक्टर, हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट डेवलप करें जिसमें दोनों कैरेक्टर्स हो, और 1000 में से हमें ऐसे कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 4, 5, 10 बस, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स चल रही है, जिनमें बहुत ज्यादा जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये तो यहाँ तो कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं है, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक हो गई, बस अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले सेलेक्ट करके क्रॉस करवा दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे, अब हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ा था बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, चलो, ठीक, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी। अब जैसा भी मैंने बोला ना, 1000 पौधे हमें मिले, अब उनमें से हमें देखना पड़ेगा यार कि इसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स का प्रॉपर सेट कॉम्बिनेशन बन गया है, वो यहाँ पर ये बात कर रहा है ना। तो जो सुपर रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या है, जिनमें कैरेक्टर्स रिकम्बाइन हो गए हैं, अब उनको हम सुपर रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। तो उनको सेलेक्ट करना होगा, उनको टेस्ट करना होगा कि हाँ कि भाई इनमें डिजायरेबल ट्रेट्स आए या नहीं आए, ये फर्टाइल है या नहीं, आगे इनको काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता भाई, ठीक है। तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, दिस स्टेप कंसिस्ट्स ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड्स दोस प्लांट्स दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, है ना। इसमें हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया है, दोनों कैरेक्टर आगे भी है, हाई प्रोटीन वाला भी आ गया और डिजीज रेजिस्टेंस वाला भी है। ऐसे प्लांट हमें सेलेक्ट करने जो अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक एफर्ट। दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, है ना, दोनों से सुपीरियर हो ही जाएगा ऑब्वियसली। जो पेरेंट्स थे उनमें तो एक एक कैरेक्टर था, एक एक ट्रेट था, अब यदि किसी प्लांट में दोनों ट्रेट आ गए तो वो इन दोनों से सुपीरियर है, दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है। वेरी ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोजेनी प्लांट में बिकम अवेलेबल, दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब इनको हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे बार बार, है ना। तो दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस टिल दे रीच ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हमें क्या प्योर, अब यहाँ प्योर लाइन डेवलप कर रहे हैं हम, क्यों, हमें डिजायरेबल ट्रेट मिल गया है। अब यदि हम चाहते हैं कि आगे इनको हम जब प्रोसेस में यूज करें तो वो डिजायरेबल ट्रेट अगली जनरेशन में जाए ही जाए, उसके लिए प्योर लाइन यानी कि दोनों जो एलील्स होते हैं बच्चों, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में हम बात करते हैं, वो सेम होने चाहिए,
है ना। हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। और होमोजाइगस कंडीशन कैसे डेवलप होगी, जब हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन बार बार करवाएंगे, तो अल्टीमेटली प्योर लाइन यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस प्लांट हमें मिल जाएगा, सो दैट द कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट, ताकि फिर प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं हो। इसका क्या मीनिंग है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, वापस से बोल रहा हूं बच्चों, कि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि प्योर लाइन डेवलप करने से कैरेक्टर्स कैसे सेग्रीगेट नहीं होते हैं, है ना। फिर भी आपको यदि कुछ कंफ्यूजन हो, बच्चे पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, दो कंडीशन है, एक होमोजाइगस कंडीशन है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है बच्चों। यहाँ पर एक ही तरीके का गेमीट बनेगा, यहाँ पर दो तरीके के गेमीट बनेंगे, है ना। अब मान लो ये कोई सुपीरियर कैरेक्टर या ट्रेट का वो है कि जीनोम हम बात कर रहे हैं, या जेनेटिक मेकअप हम बात कर रहे हैं, या उनके अलील्स हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ ये वाला अलील ही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाए, क्योंकि इसकी वजह से सुपीरियर कैरेक्टर आता है। अब ये प्योर लाइन है इस ट्रेट के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों अलील्स एक जैसे हैं। ये प्योर लाइन नहीं है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्यों? अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, गेमेट में ये वाला अलील भी जा सकता है और ये वाला अलील भी जा सकता है। मान लो जब हमने क्रॉस करवाया तब यहां से ये वाला गेमीट गया, तो फिर हमें ये डिजायरेबल ट्रेट प्रोजेनी में नहीं मिलेगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया ना, अलग हो गए कैरेक्टर्स। लेकिन यहां पर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यदि हमने प्योर लाइन डेवलप कर ली, तो जब भी हम इस प्लांट को यूज करेंगे क्रॉस में, इसके गेमीट्स को यूज करेंगे, तो क्या होगा, हर बार ये ट्रेट प्रोजेनी में जाएगा ही जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, है ना। इसलिए प्योर लाइंस डेवलप करते हैं बेटा, तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। जनरली आप क्या है, इस पॉइंट को समझ नहीं पाते हो, सिर्फ रट के आगे बढ़ जाते हो। अब रट के बढ़ोगे तो फिर गलतियां होनी है, देखो एग्जाम के अंदर, वो हमें काम नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों यहाँ पर इस पूरी टेक्निक के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। द न्यूली सेलेक्टेड कल्टीवर्स, जो नई अब हमने जो प्लांट सेलेक्ट करे हैं, है ना, अब उनको फिर हम कमर्शियल पर्पस के लिए खेतों में उगाने के लिए उनके जो सीड्स हैं उनको रिलीज करेंगे भाई। सो द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, सारी हम एक बार चेकिंग कर लेंगे यहाँ भी जो जो डिजायरेबल ट्रेट्स इनमें है या नहीं। तो पहले तो हमने टेस्टिंग कर ली भाई। दिस इवेल्युएशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड्स। पहले जो कमर्शियल फील्ड्स हैं किसानों को प्रोवाइड करने के पहले हम रिसर्च फील्ड्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उनमें उगाकर इनको देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और जो जो एक्चुअली वास्तव में फील्ड के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जितना पानी काम में लिया जाता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उस एरिया की होती है, उन्हीं कंडीशंस में इनको पहले रिसर्च फील्ड्स में ग्रो करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड, उसके बाद यदि वहां पर ये टेस्ट पास कर जाते हैं, देन इट इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल्स इन फार्मर्स फील्ड। फिर एक बार हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए फार्मर्स के फील्ड में भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, वहां पर भी इनको ग्रो करके देखेंगे नेचुरल कंडीशंस में फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स। इंपॉर्टेंट है भाई, एट सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री। ये पूछा जा सकता है कि भाई रिसर्च फील्ड के बाद फार्मर्स फील्ड में जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कितने सीजन, सिर्फ एक जनरेशन नहीं भाई, 3 बार फसल उगाओगे आप लगातार 3 सीजन तक, ठीक है। वहां तक भी सब कुछ सही है तो फिर हम मानेंगे कि भाई ये ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ऑल दी, वो भी अलग अलग लोकेशंस में कंट्री की, तो रिप्रेजेंटिंग ऑल दी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। भाई जहां जहां जिन जिन एरियाज में वो फसल की जाती है उन सब एरियाज में 3 सीजन तक हम उगा कर देखेंगे, ठीक है। द मटेरियल इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर, अ चेक और रेफरेंस कल्टीवर। कैसे कंपैरिजन करोगे कि भाई जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी है या नहीं है, तो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से अभी उस एरिया की सबसे अच्छी क्रॉप होगी, हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की लेंगे, राइस की बात करें तो राइस की लेंगे, उससे उनको हमारी जो नई क्रॉप है उसको कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि अल्टीमेटली जो अच्छी थी उससे ज्यादा अच्छी होगी तो मतलब है, नहीं तो फिर हम पुरानी वाली यूज नहीं कर लेंगे। आ रही बात समझ में, उससे सुपीरियर होनी चाहिए, यदि उससे सुपीरियर है तो फिर अब इसको कमर्शियल पर्पस के लिए रिलीज किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ये पता होना चाहिए, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बेटा ये हमें पता होने चाहिए, तो ये मार्क कर लो। यदि हम इंडिया जीडीपी की 33% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में, 33% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर बच्चों। एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% और करीब 62% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें पता होने चाहिए, इसको हाईलाइट भी कर लो, मार्क भी कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट। पूरी पीडीएफ जो है ये क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल होती है। क्रैश कोर्स में तो अब खैर एडमिशन हमने क्लोज कर दिया है, तो इस सच अभी फिलहाल आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी।
हाँ, बहुत जल्दी हम ये जो पूरा पीडीएफ का जो बंडल है वो भी एक प्रॉपर कोर्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, है ना। फिलहाल आप साथ के साथ मार्क करते हुए चलो जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर अब बता रहा हूँ। ठीक है। After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population. As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yields per unit area from existing farmland. The development of several high-yielding varieties of wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding techniques led to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as green revolution. के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई आज़ादी के बाद हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, क्रॉप्स की फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमारे पास जमीन सीमित है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी भी नहीं है कि बहुत अनाप शनाप जमीन हो हमारे पास। हमारी मजबूरी थी कि जो जमीन है उस पर ही हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पर यूनिट लैंड हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ये हमारी मजबूरी, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड हो गई थी। और जिसमें मदद करी ग्रीन रिवोल्यूशन ने। ग्रीन रिवोल्यूशन हमने सुपीरियर क्वालिटी क्रॉप्स को डेवलप करा थ्रू प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, दैट रेफर्स टू ग्रीन रिवोल्यूशन बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो आपको कुछ इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं, मेज, व्हीट और गार्डन पी का बच्चों, है ना। अब यहां पर एक चीज मैं और बोलूंगा कि जितने भी, मैं बार बार हर चैप्टर में बोलता हूं भाई, जितने भी डायग्राम से एनसीईआरटी में, हर एक डायग्राम को घोट कर पी जाना, हर एक की लेबलिंग पता होनी चाहिए, है ना, हर एक का आइडेंटिफिकेशन हमें आना चाहिए। जो एरो जहां पर जो मार्क कर रहा है, लेबल कर रहा है, वो लेबलिंग रट लेना, क्योंकि यदि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायग्राम एनसीईआरटी का यूज किया जाएगा, बाहर का यूज नहीं किया जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब यहां पर कुछ हाइब्रिड वेराइटीज की बात करी है, सुपीरियर क्वालिटी क्रॉप्स की बात करी है, उनके कुछ एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलेंगे बच्चों, वो देख लेते हैं। चलो व्हीट एंड राइस के पहले बात करेंगे हम। wheat and rice. During the period 1960 to 2000, wheat production increased from 11 million tons to 75 million. ये वो समय हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों, 1960 में मात्र कितना था, 11 मिलियन टन, और 2000 तक आते आते कितना हो गया बच्चों, 75 मिलियन टन। वाइल राइस प्रोडक्शन कहां से कहां इंक्रीज हुआ, 35 मिलियन टन से करीब 90 मिलियन टन हो गया। तो एक तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं हमें, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 89.5 याद रखो, 90 याद रख लेना, इतने क्लोज ऑप्शंस कभी नहीं पूछे जाएंगे। नहीं याद रखने से बेटर कि आप बिल्कुल क्लोज वाला राउंड फिगर याद कर लो। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। तो सेमी ड्वार्फ का मतलब दो, ना तो लंबी ना बहुत छोटी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से इनको डेवलप किया गया था ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन बच्चों। नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बर्लॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ व्हीट। ये वेराइटीज जो मतलब हम बोलते हैं ना कि जनक दाता है, जिसने इजाद किया एक तरह से ये पूरा प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम, हाइब्रिड वेराइटीज को, सुपीरियर क्वालिटीज को डेवलप करना, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट राइस डेवलप करना, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो नींव रखने वाले हैं वो यही है भाई। इनको नॉर्मल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। तो नोबेल लॉरेट ये पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्मन ई बर्लॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, पूछा जा सकता है कहां पर काम करा इन्होंने, किस तरह की वेराइटीज डेवलप करी, व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप करी। 1963 several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of India. Semi-dwarf rice varieties were derived from IR8 developed at International Rice Research Institute, IRRI Philippines, and Taichung Native 1 from Taiwan. The derivatives were introduced in 1966. Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. अब यहाँ पर कुल मिलाकर इन लाइंस का मतलब क्या है वो देख लो बच्चों, है ना। नॉर्मन ई बर्लॉग, एक तो ये मार्क कर लो, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नोबेल लॉरेट थे, कहाँ काम करा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, क्या डेवलप करी, सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज डेवलप करी। अब ये तो शुरुआत हुई इसकी, अब हमने क्या करा भाई, वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी रिसर्च हो रही थी प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर, और हाइब्रिड वेराइटीज डेवलप हो रही थी। उन हाइब्रिड वेराइटीज को हम इंडिया में लाए, और हमारी जो ट्रेडिशनल यहाँ पर वेराइटीज थी क्रॉप्स की, उनके साथ हमने प्लांट ब्रीडिंग करवाई, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को सुटेबल हाइब्रिड, सुपर रिकॉम्बिनेंट जिनको हम कह सकते हैं, या सुपर क्रॉप्स हम कह सकते हैं, या अच्छी क्रॉप्स इनको हम कह सकते हैं, वो हमने डेवलप करी।
कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं बच्चों, जैसे यहां पर आपको दे रखा है सोनालिका एंड कल्याण सोना। वीट की आपको वेराइटीज दे रखी है, पता होना चाहिए आपको, है ना, ये नाम याद रखने। फिर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज हमने ऐसे राइस की भी डेवलप करी बच्चों, उसमें एग्जांपल्स आपको किससे डेवलप करी, IR8, मतलब IR8 तो हमने कहां से लिया बच्चों, फिलीपींस से। ऐसे ताइचुंग नेटिव हमने कहां से लिया बच्चों, ताइवान से। इनकी हमने ब्रीडिंग करवाई, हमारी जो नेटिव यहाँ की जो लोकल क्रॉप्स थी उनके साथ, अच्छी क्वालिटी वाली क्रॉप्स के साथ, और इस तरह से हमने हाइब्रिड्स डेवलप करे बच्चों। तो ये नाम अपने को पता होने चाहिए। The derivatives were introduced in 1966. Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. तो फिर बाद में, ये तो शुरुआत में तो हम पहले इनको लेकर आए फिलीपीन से और ताइवान से, फिर बाद में इनकी मदद से हमने खुद की जो इंडिजिनस वेराइटीज थी वो डेवलप यहाँ पर करी, जया एंड रत्ना राइस के केस में। ठीक है, तो दो आपको हमने जो डेवलप करी वीट की बता रखी है सोनालिका एंड कल्याण सोना यहाँ पर, और दो आपको राइस की बता रखी है बच्चों, जया एंड रत्ना। याद रखनी है अच्छे से, है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। 1963 में वीट की इंट्रोड्यूस करी हमने, 1966 में हमने राइस की इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, जो डेरिवेटिव हम वहां से लेकर आए वो भी अपने को पता होना चाहिए। फिर शुगर केन के बारे में बात कर लेते हैं। शुगर केन के केस में भी हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज किया है बच्चों इंप्रूवमेंट के लिए। तो शुगर केन, सैकरम बारबेरी वाज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट इन यील्ड। तो हमारी ये तो नेटिव, ये ट्रेडिशनल वेराइटी थी भाई नॉर्थ इंडिया की, है ना, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी, पुअर शुगर कंटेंट और यील्ड भी कम थी। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, सैकरम ऑफिसिनेरम हैड थिकर स्टेम्स एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। और जो साउथ इंडिया की वैरायटी थी बच्चों, सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, ये साउथ इंडिया की वैरायटी, इसमें मोटी स्टेम भी थी, हायर शुगर कंटेंट भी था, बट प्रॉब्लम क्या थी, यदि हम इसको नॉर्थ इंडिया में लाकर ग्रो करें तो नॉर्थ इंडिया में ये इजीली ग्रो नहीं कर पाती, कि यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ की सोइल इसको सूट नहीं हो रही थी, सो डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। These two species were successfully crossed to get sugar। इन दोनों को क्रॉस करा भाई, हमें इसकी यील्ड मिल जाए, इसकी शुगर कंटेंट मिल जाए, है ना, और इसकी जो एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी है नॉर्थ इंडिया के एनवायरमेंट को वो मिल जाए। किसकी, सैकरम बारबेरी की तो एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी मिल जाए, और सैकरम ऑफिसिनेरम की हमें हाई यील्ड मिल जाए, स्टेम थिकनेस मिल जाए, शुगर कंटेंट मिल जाए, दोनों चीजें मिल जाए तो नॉर्थ इंडिया में फिर हम उसको आराम से उगा सकते थे विद हाई यील्ड, विद हाई प्रोडक्टिविटी, विद हाई शुगर कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा हमने करा। दीज टू स्पीशीज were successfully crossed to get sugarcane varieties combining the desirable qualities of high yield, thick stems, high sugar and ability to grow in the sugarcane areas of North India। इस तरह से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुगर केन की जो हमने हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करी वो किस किस की मदद से करी, किन दो के बीच में क्रॉस करवा के, सैकरम बारबेरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम, दोनों के जो डिजायरेबल ट्रेट्स थे उन दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन करके एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करी और इसको सुटेबल बनाया नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने के लिए विद हाई प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, मिलेट्स बच्चों। मिलेट्स में कई तरह की क्रॉप्स आती है, रागी है, बाजरा है, ये सब किसमें आते हैं, मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, मेज है बच्चों, ठीक, तो मिलेट्स, हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैराइटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, इसमें सच कुछ ज्यादा खास है नहीं, वैसे याद रखो। ठीक है, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है तो यहां से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ज्यादा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या हम मेज की, ज्वार की, बाजरा की, इनकी भी हाइब्रिड वैराइटीज डेवलप करेंगे, तो ऑलमोस्ट हर क्रॉप की डेवलप कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन किया दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। अब आगे बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर, ये तो मेनली यहाँ पर अभी जो हमने बात करी है ये हाई यील्ड के लिए थी। अब प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी हम करते हैं बच्चों, हम डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज भी डेवलप कर रहे हैं प्लांट्स की विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। देखते हैं क्या। A wide range of fungal, bacterial and viral pathogens affect the yield of cultivated crop species, especially in tropical climates। के अंदर ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें ज्यादा होती है बेटा, वहां पर इन पैथोजेंस की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। Crop losses can often be significant, up to 20 to 30% or sometimes even total. In this situation, breeding and development of cultivars resistant to disease enhances food production. This also helps reduce the dependence on use of fungicides and bactericides resistance। तो एक तो ये है भाई, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं कि यदि हम डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करेंगे तो क्या फायदा होगा। मैंने बोला था थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉमन सेंस की ये बहुत सारी चीजें, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं, आप भी समझ सकते हो। यदि बीमार नहीं पड़ेगी क्रॉप तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। हमें अलग से जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए फंजीसाइड्स यूज करते हैं। साइडल वर्ड में ऑलरेडी बता चुका हूँ बायोलॉजी में, जहां जहां भी साइडल वर्ड आएगा इसका मतलब होता है टू किल। फंजीसाइडल ऐसा केमिकल जो फंगस को किल करता है, बैक्टीरियोसिडल या साइडल जो बैक्टीरिया को किल करता है ना, उन केमिकल्स को यूज नहीं करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी जेनेटिक लेवल पे ही डिसाइड होता है बच्चों, है ना, जिनके पास सुपीरियर जीन्स होंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट, हम कह सकते हैं इम्यूनिटी जिन प्लांट्स की अच्छी होगी, वो किस लेवल पे डिसाइड हो रही है, जेनेटिक लेवल पे डिसाइड हो रही है बच्चों।
ठीक है, तो वो आराम से डिजीज को रजिस्ट कर पाएगा। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई आर, अब यहाँ पर जो हमें चीजें याद रखनी है वो यहाँ पर आ गई है। आपको एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, भाई आप बताओ कुछ फंगल डिजीज के एग्जांपल्स बताओ प्लांट्स के, तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये सब याद रखना बच्चों, है ना। इसके बाद बैक्टीरिया के एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं और वायरस के एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं। तो ये जो आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल्स दे रखे हैं तीनों तरह के डिजीजेस के प्लांट्स के, है ना। फंगस से होने वाले डिजीज के एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों, रस्ट एग्जांपल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक तो ये तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया में क्या याद रखना है बेटा आपको, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स याद रखना है। और वायरसेस में क्या याद रखना है बच्चों आपको, टोबैको मोज़ेक डिजीज याद रखना है और टर्निप मोज़ेक डिजीज याद रखना है आपको। आगे बात समझ में, तो ये यहां से हमें याद रखने हैं एग्जाम। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब यदि हमें डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करनी है तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे या क्या मेथड्स हम यूज करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के दौरान, वो यहां पर आपको बता रखा है, देखते हैं बच्चों। तो मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। अभी म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में आगे बात करेंगे बच्चों हम। या तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, हमने सुपीरियर क्वालिटी वाले हमने देख लिया, सिलेक्ट कराया यार इस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है, इसके अंदर वायरल डिजीज रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज रेजिस्टेंस है, उनको भी हम क्रॉस कर सकते हैं या अलग अलग कैरेक्टर्स वाले भी ले सकते हैं। किसी में हमने प्रोडक्टिविटी ले लिया, एक में डिजीज रेजिस्टेंस लिया। आगे देखते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग अभी आगे आएगी। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस डेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोस फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड। जो अभी हमने करा था वही करेंगे। पहले हम जो डिजायरेबल पेरेंट्स उनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, फिर उनसे जो प्रोजेनी मिली, सीड्स मिले, उनको ग्रो करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनमें से फिर जो सुपर रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको रिसर्च फील्ड्स में एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर फार्मर्स फील्ड में टेस्ट करेंगे, वो भी 3 सीजन तक, वो भी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में। अल्टीमेटली यदि वो सब जगह डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी शो करते हैं तो फिर उनको कमर्शियल पर्पस पे रिलीज करेंगे बच्चों, है ना, कमर्शियल लेवल पे रिलीज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तो वो वाली बात होगी। तो वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स आर, सबसे पहले वही स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, हम जेनेटिक लेवल पे जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके फिर उसकी स्क्रीन यानी कि इवैल्यूएट करेंगे फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेज, hybridization of selected parent, selection and evaluation of the hybrids and testing and release of new varieties। इसको मार्क कर लो बेटा, क्योंकि जो पहले वाला पैराग्राफ था, टॉपिक था, उसमें एज सच प्रॉपर सीक्वेंस मेंशन्ड थी तो सही हेडिंग्स के फॉर्म में, लेकिन वहां पर जो टर्म्स थे वो यूजुअली एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन में। जो आपसे सीक्वेंस पूछी जाएगी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की वो यहां से आएगी। सो द वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स आर, पहला स्टेप क्या होगा, इसको मार्क करते हुए चलेंगे हम। सबसे पहले जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करेंगे, जितना भी वेरिएबिलिटी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज या क्रॉप स्पीशीज को, उसको हम कलेक्ट करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, जो जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाले प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे भैया, है ना। यहाँ पर पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिजीज, तो रेजिस्टेंस वाले प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट। जो अब जो हमने पेरेंट सेलेक्ट कर लिए हैं जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग करवाएंगे। फिर तीसरा, उनकी क्रॉसिंग से जो हमें प्रोजेनी मिल रही है बच्चों, हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, उनका इवेल्युएशन करेंगे, उनमें से सिलेक्शन करेंगे और फिर उनकी टेस्टिंग करेंगे भी, है ना। टेस्टिंग कैसे करते हैं वो अभी अपने डिस्कस कर ही लिया था, टेस्टिंग एंड अल्टीमेटली रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटीज। दीज आर द 4 स्टेप्स इन द प्लांट ब्रीडिंग जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो पहले ठीक है, आगे अब म्यूटेशन ब्रीडिंग की, उसके पहले यहाँ पर आपको कुछ वैरायटीज बता रखी है, पूरी टेबल आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, इधर क्रॉप्स है, उनकी वैरायटी जो हमने हाइब्रिड्स डेवलप करें, ये हाइब्रिड वैरायटीज है बच्चों, दीज आर द हाइब्रिड वैरायटीज। ठीक है, और ये भी बता रखा है कि हर हाइब्रिड वैरायटी में कौन से डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये भी अपने को याद रखना, क्लियर, याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप लोग जब भी एग्जांपल्स आते हैं रिपेल होते हो बेटा, मैंने भी नीट दिया है, हमने भी याद करे तो आपको भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ट्रिक्स ऑलरेडी चैनल के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स के हम डाल चुके हैं बच्चों, जिन जिन चैप्टर्स में एग्जांपल्स ज्यादा हैं मैं ट्रिक्स के फेवर में रिलेटिवली कम होता हूं, मैं ट्रिक्स को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता ट्रिक्स के यूज को। कारण यदि आप हर चीज में ट्रिक्स घुसाने लग जाओगे तो एक समय के बाद आपके पास ट्रिक्स इतनी सारी हो जाएगी कि ट्रिक्स को याद रखने में ही आपकी पूरी एनर्जी चली जाएगी, और मान लो किसी ट्रिक में आप 1 या 2 वर्ड खा गए तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। तो कोशिश करो जहां तक हो सके ट्रिक्स की सहायता नहीं लेनी पड़े, चीजों को वैसे ही याद करो। हाँ, जहां आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, बहुत मुश्किल एग्जाम्पल्स हैं, या बहुत कोशिश करने के बाद भी चीजें याद नहीं हो रही, वहां ट्रिक्स का यूज कर सकते हो।
है ना। ये तो मेरा खुद का ओपिनियन है, ये तो मेरा सेल्फ ओपिनियन है। लेकिन फिर भी कई बच्चों मैंने ऐसे देखा है उनका ट्रिक के बिना काम नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कैसे भी करो नंबर आने चाहिए अल्टीमेटली। तो उनकी मदद के लिए जो बच्चे ट्रिक्स को ज्यादा यूज करते हैं, हमने चैनल पे वो चैप्टर्स जिनमें एग्जांपल्स ज्यादा हैं, जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इनके एग्जांपल्स को याद करने के लिए ट्रिक्स, डेडिकेटेड वीडियोस जिनमें सिर्फ ट्रिक्स आपको बता रखी, वो भी चैनल पे अवेलेबल हैं बच्चों, है ना। और अभी वापस से और वीडियोस डालेंगे तो वहां से आप मदद ले सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease-resistant genes that are present and identified in various crop varieties or wild varieties। तो क्या कह रहा है ये कि भाई जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते हैं तो हमें क्या होगा कि जो ऑलरेडी अवेलेबल क्रॉप्स है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो चाहे जंगल में वाइल्ड वैरायटीज हो, उन्हीं में से हमें हमारा जो डिजायरेबल ट्रेट है, मान लो यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें छांटनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, यार हमारे खेतों में और जंगल में जो पर्टिकुलर क्रॉप्स उग रही है, पर्टिकुलर स्पीशीज की, मान लो मैं वीट की बात कर रहा हूँ, तो अब उसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ढूंढो। अभी जरूरी थोड़ी है कि आपको मिल ही जाए सफिशिएंट नंबर, या जो सफिशिएंट जो आप डिजायरेबल ट्रेट मांग रहे थे डिजीज रेजिस्टेंस में भी वो वाली वैरायटीज, और मिले तो हो सकता है बहुत कम मिले, और मिले तो हो सकता है कि उनमें दूसरे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंफीरियर हो या सुटेबल नहीं हो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के लिए। तो अब उस पर तो क्या होगा, आपका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करोगे भैया आप, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मींस एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट, सॉरी मुझे लगा हाइलाइटर है, inducing mutations in plants through diverse means and then screening the plant materials for resistance sometimes leads to desirable genes being identified. Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding. Other breeding methods that are used are selection among somaclonal variants, अभी आएगा somaclonal टेक्निक भी आगे आ जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी की बात होगी, पहले हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की भूमिका यहाँ पर बनाई है एनसीईआरटी ने, है ना, माहौल बनाया है म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की नीड कहाँ अराइज हुई कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जरूरी नहीं है कि जब हम प्लांट्स को ढूंढने निकले वेरिएबिलिटी के लिए या डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए तो हमें सफिशिएंट नंबर या जो हम चाह रहे तो मिल ही जाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, inducing mutations in plants through diverse means and then screening the plant materials for resistance sometimes leads to desirable genes being identified। हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने क्या बोला, ये जो ट्रेट है रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये भी किस लेवल पे डिसाइड हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे। जिन प्लांट्स के पास ऐसा जीन है जो उनको रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोवाइड करता है, ये ट्रेट या ये कैरेक्टर या ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा। यदि वो जीन उनके पास नहीं तो वो नहीं होगा, है ना। अब ऐसे प्लांट्स को ढूंढना अपना आप में बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो हमारे प्लांट्स उनके अंदर हम म्यूटेशंस इंड्यूस करें। म्यूटेशंस हम सब पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर, है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही हो रहा है म्यूटेशन में, लेकिन म्यूटेशंस जो होते हैं बच्चों रैंडम होते हैं, है ना। वो हम बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं करवा सकते। हम ये नहीं कर सकते कि यार मेरे को यदि इस जीन के अंदर ये पर्टिकुलर म्यूटेशन इंड्यूस करना है तो मैं एग्जैक्टली कर सकूं, है ना, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन अभी हम यदि इस लेवल पे बात करें तो हम क्या करेंगे, रैंडमली म्यूटेशंस कराएंगे ऑलरेडी जो हमारे पास जर्म प्लाज्मा है उसके अंदर, और फिर आफ्टर म्यूटेशंस हम स्क्रीन करेंगे इस होप में कि हमने जो म्यूटेशंस इंड्यूस करे आर्टिफिशियली, हो सकता है उससे ऐसा कोई जेनेटिक चेंज आ गया हो किसी कुछ प्लांट्स के अंदर कि अब वो डिजीज रेजिस्टेंट हो गए हो, और ऐसी पॉसिबिलिटी होती है ना, जब हम ऐसा करेंगे। तो इसमें भी क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस के अंदर करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक। तो ऐसा म्यूटेशन ब्रीडिंग में किया जाता है। तो यहां पर कुल मिला के सिंपल सी बात इतनी सी है, सिंपल वे में समझना हो तो यहां पर जो पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जा रहा है, या तो वहां पर हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के पहले क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जर्म प्लाज्मा उसमें म्यूटेशंस इंड्यूस कर रहे हैं, यहां पर जगह जगह भटकने की जगह हम हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रीमिसेस में लेबोरेटरीज के अंदर ही म्यूटेशंस इंड्यूस कर करके बार बार चेक करेंगे। हमने एक म्यूटेशंस इंड्यूस करे, इसके बाद आया नहीं आया, वापस से म्यूटेशंस इंड्यूस करे, अब कोई डिजीज रेजिस्टेंट वाली क्रॉप डेवलप ही नहीं हुई, वापस से करा, यार अब हाँ, इसका मतलब अब उस जीन में म्यूटेशन हो गया जो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो अभी तक इनएक्टिव था एक्टिव हो गया, यूं मान लो अब म्यूटेशन से, और फिर अब उसको हम एज अ पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो जो काम पेरेंट सिलेक्शन का हम पहले पूरा दुनिया भर से जर्म प्लाज्मा इकट्ठा करके ला रहे थे, उसमें से डिजायरेबल पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे थे, वो अब एक जगह बैठे बैठे हो रहा है म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर। बाकी के स्टेप्स फिर सेम है, जो बाकी के स्टेप्स है प्लांट ब्रीडिंग के वही फॉलो होंगे बच्चों यहाँ पर भी, ठीक है। तो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप।
इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशंस। कैसे हम इंड्यूस करेंगे भाई? म्यूटेजेंस कहते हैं बच्चों हम जो भी केमिकल्स म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं उनको म्यूटेजेंस कहते हैं। ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, रेडिएशंस भी हो सकते हैं। रेडिएशंस में आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस दोनों तरह के हो सकते हैं। आयनाइजिंग में एक्स रेज एंड गामा रेज होते हैं, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज होते हैं बच्चों, है ना। एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स, म्यूटेशन अपना आप पूरा टॉपिक है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उसमें पढ़ेंगे हम। एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। आगे बात समझ में, पूरा मार्क कर लो। कुछ नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स के सिलेक्शन के पहले का जो स्टेप है बच्चों कि भाई हम पेरेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। जो अभी हमारे पास अवेलेबल जर्म प्लाज्म है, इसमें हम जगह जगह वाइल्ड वेराइटीज और है ना इधर उधर से ज्यादा सेलेक्ट करके नहीं लाएंगे। ऑलरेडी जो हमारे पास जर्म प्लाज्म है उसी में म्यूटेशन इंड्यूस कर करके यदि हमें डिजायरेबल पेरेंट मिल जाएगा तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे और आगे के स्टेप्स वैसे के वैसे होंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडर मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। इस तरह से मूंग बीन की वैरायटी हमने डेवलप करी है थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि एक ही एग्जांपल दे रखा बच्चों यहाँ पर आपको म्यूटेशन ब्रीडिंग का, तो अच्छे से इसको याद रख लेना, 3 स्टार मार्क कर लो। कौन कौन से 2 डिजीज के अगेंस्ट वो भी याद रखना, येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। Several wild relatives of different cultivated species of plants have been shown to have certain resistant characters but have very low yield. Hence, there is a need to introduce the resistant genes into the high yielding. अब मान लो हमने रेजिस्टेंस टू डिजीज वाला ट्रेड तो डेवलप कर लिया लेकिन यील्ड बहुत कम है, तो अभी का मतलब नहीं है। तो हमें ऐसी वेराइटीज को आपस में क्रॉस करना होगा जिसमें हाई रेजिस्टेंस भी हो, हाई यील्ड भी हो। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस भी हाई हो और यील्ड भी हाई हो बच्चों। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी, Abelmoschus esculentus was transferred from a wild species and resulted in a new variety of Abelmoschus esculentus called परभानी क्रांति। ठीक है, तो यहां पर ये जो वैरायटी हमने डेवलप करी बच्चों, अब इसमें यील्ड भी हाई है और रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से वेराइटीज डेवलप करी। तो भिंडी का एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क करेंगे ये भी। ठीक है, भिंडी का एग्जांपल। आगे देखते हैं भाई। ऑल द examples involves all the above examples have sources of resistance genes that are in the same crop species. It has to be bred for disease resistance or in a related wild species. Transfer of resistance genes is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by selection, है। तो ये कोई खास बात नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने डिजीज रेजिस्टेंस की जो हम क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन से ट्रेड की हम बात करेंगे, किस ट्रेड के लिए हम क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग से? रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट्स। जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस, पैथोजन रेजिस्टेंस कहलाता है। नाउ जो इंसेक्ट्स हैं या दूसरे पेस्ट हैं, कई निमेटोड्स हैं जो हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी डेवलप करना जरूरी है बच्चों कई केसेस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वहां पर प्लांट ब्रीडिंग कैसे यूज की जा रही है फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स, देखते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी बच्चों, और चैप्टर्स के कंपैरिजन में इस चैप्टर में वो लाइंस बहुत सारी है जो इररिलेवेंट है, मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने वही लाइंस मार्क करी जो आपके काम की, जैसे यहाँ पर कोई मतलब की लाइंस नहीं छोड़ दी, तो इनको लास्ट मोमेंट पढ़ना भी मत भाई, है ना। आप भी वही मार्क करते हुए चलो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, उनको पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है लास्ट मोमेंट पे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। Another major cause for large scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation, भी हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स में भी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर, इसको मार्क कर लो, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। भाई जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो किस किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। कई बार एक्सटर्नल अपीयरेंस प्लांट का ऐसा होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके आसपास नहीं आते, समझो इन टर्म्स को भी, है ना। बायोकेमिकल भी हो सकता है कि प्लांट कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा हो जो इंसेक्ट को रिपेल करता हो, मे बी उसकी स्मेल की वजह से या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फंक्शनिंग रेफर्स टू फिजियोलॉजी, है ना। तो हो सकता है कि प्लांट की फिजियोलॉजी ऐसी हो जो इंसेक्ट के लिए फेवरेबल नहीं हो। तो ये तीनों फैक्टर्स की मदद से हमें प्लांट के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एक तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं।
जैसे मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे इंसेक्ट्स को रिपेल करने में मदद करता है। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, एग्जांपल रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। जो आपने देखा ना, व्हीट की हम बात करें, कॉटन की, तो हेयरी अपीयरेंस है बाहर, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स इनसे रिपेल होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार कि ये हो सकता है कि डैमेजिंग स्ट्रक्चर्स, हमें इनसे चोट पहुंच सकती है, इस कारण से इन क्रॉप से दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन से दूर रहते हैं जैसेट्स, इसी तरह से व्हीट से सीरियल लीफ बीटल्स दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ द हेयरी अपीयरेंस, हेयरी स्ट्रक्चर्स ऑन द क्रॉप, ऑन द प्लांट। ये मॉर्फोलॉजिकल रीजन हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंस का बच्चों। इन wheat, solid stems lead to non-preference by the stem supply। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है बच्चों आपको मॉर्फोलॉजी का ही। wheat के अंदर जो सॉलिड स्टेम्स होती है, हार्ड स्टेम्स होती है, उसकी वजह से स्टेम सोफ्लाई उनके ऊपर फीड नहीं करती हैं बच्चों, उनको हार्ड लगती है वो। एंड स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म्स। आगे बात समझ में, अगेन मॉर्फोलॉजी का फैक्टर यहाँ पर आ गया। हाई, अब यहाँ पर बायोकेमिकल, हाई एस्पार्टिक एसिड, low nitrogen and sugar content in maize and low sugar content in maize leads to resistance to maize stem borers। maize stem borers में यदि मेज की ऐसी क्रॉप है जिसमें स्पार्टिक एसिड कंटेंट ज्यादा हो, नाइट्रोजन कंटेंट कम हो, शुगर कंटेंट कम हो, तो फिर मेज स्टेम बोरर्स उसके ऊपर फीड नहीं करेंगे, उसको अटैक नहीं करेंगे बच्चों। तो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो हमें ऐसी वेराइटीज ढूंढनी है, मान लो हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ मेज डेवलप करनी है अगेंस्ट स्टेम बोरर्स, तो हम क्या करेंगे, मेज की ऐसी क्रॉप्स के बीच में, ऐसे पेन्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे जिनमें हाई स्पार्टिक एसिड कंटेंट हो, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट हो, तो हमें मिल जाएगी इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी। आई बात समझ में नहीं आई? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पार्ट जो है बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। हेयरी लीव्स, रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन, सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। फिर व्हीट के अंदर स्टेम सोफ्लाई का रेजिस्टेंस बच्चों ये पता होना चाहिए। स्मूथ एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज का अगेंस्ट बॉलवर्म्स हमें पता होना चाहिए। हाई स्पार्टिक एसिड वाला हमें मेज का पता होना चाहिए अगेंस्ट मेज स्टेम बोरर्स बच्चों, है ना। पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स एज दोज फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड सच एज, वही टेक्निक्स सारी वही ले देके, आप चाहे यील्ड के लिए करो, आप चाहे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए करो, आप चाहे पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए करो, टेक्निक्स वही है बच्चों सारे, ठीक है, स्टेप्स वही हैं। सोर्सेज जो हो सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन्स के, आप डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज यानी कि कल्टीवेटेड वेराइटीज में से ले सकते हो, आप म्यूटेशन इंड्यूस करके ले सकते हो, वाइल्ड वेराइटीज में से ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। यहाँ पर अगेन कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, ये हमें पता होने चाहिए, पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें तो आपको याद करना है, मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता, टाइम खराब नहीं करेंगे इनको पढ़कर, है ना, याद करना है। क्रॉप की वैरायटी जो हमने हाइब्रिड डेवलप करी है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है बच्चों। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी, और क्या डिजायरेबल ट्रेट होता है, और क्या क्या चाहते हैं भाई हम क्रॉप से। डिजीज रेजिस्टेंस, हाई यील्ड की बात हो गई, उसके बाद फिर हमने बात कर ली पेस्ट रेजिस्टेंस की, हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाई न्यूट्रिटिव कंटेंट वाली क्रॉप्स हम चाहेंगे, ज्यादा प्रोटीन हो, ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा मिनरल्स हो, ऐसी क्रॉप्स हम डेवलप करना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, तो plant breeding for improved food quality. More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement, है ना, मतलब इतने लोगों को जितना डेली मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। Far greater number, 3 billion people suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies or hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो एज सच क्वांटिटी वाइज यदि हम देखें, क्वांटिटी वाइज में बात कर रहा हूँ, तो जितना उनको एक दिन में, कैलोरी वाइज में बात कर रहा हूँ कि जितनी एनर्जी रिलीज करने के हिसाब से अमाउंट ऑफ फूड उनको चाहिए एक दिन में, वो तो ले रहे हैं वो, बट क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं मिल रहा, इसको हिडन हंगर कहते हैं बच्चों, है ना। ये पता होना चाहिए कि वर्ड आया, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप क्वांटिटी वाइज तो सफिशिएंट खा रहे हो, पेट तो भर रहा है आपका, लेकिन आपका मसल मास नहीं बन रहा है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही है। क्यों? आपका जो फूड है वो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेप्रिशिएटेड है, हम कह सकते हैं, डिटोरिएटेड हम कह सकते हैं बच्चों। इट इज डिप्राइव्ड ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन कंटेंट उसमें कम है, वाइटामिन कम है, मिनरल्स कम है, तो फिर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपकी बैलेंस डाइट है, सही डाइट है। वहां पर भी आप भूखे हो, क्वांटिटी वाइज आपने सफाइस कर लिया, आपका पेट भर गया, क्वालिटी वाइज, है ना, क्वालिटी वाइज अभी आप भूखे हो। आगे बात समझ में, तो अगेन इसको मार्क कर लो, यहाँ पर 2 फिगर्स हैं, ये पता होना चाहिए। 840 मिलियन वाला फिगर पता होना चाहिए, 3 बिलियन पीपल वाला फिगर हमें पता होना चाहिए। इनको ही सिर्फ मार्क कर रहा हूं, याद रख लेना। 840 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जिनको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा,
3 बिलियन इतने हैं वो वाले हैं जिनको क्वांटिटी वाइज तो उतना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाइज उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। इनको दोनों क्वांटिटी दोनों ही नहीं मिल रही, इनको क्वांटिटी तो मिल रही लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही। ऐसे याद रख लो, बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए। हिडन हंगर मैंने आपको समझा ही दिया है बच्चों, है ना। Diets lacking essential micronutrients, particularly iron, vitamin, iodine and zinc, increase the risk of disease, reduce lifespan and reduce mental ability, है ना। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ऐसी चीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, ये चीजें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होती है, ट्रेसेस में चाहिए होती है, लेकिन स्टिल दे आर एसेंशियल। कम तो चाहिए लेकिन होना जरूरी है। जितना चाहिए उतना नहीं होंगे तो फिर क्या क्या होगा, यहां पर दे रखा है आपको इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी लाइफ स्पेन कम हो सकता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है। ये भी हमें पता होना चाहिए बच्चों। आगे बात करेंगे तो बायोफोर्टिफिकेशन का टर्म यहां पर आ गया है इस कंसर्न में, इस रेस्पेक्ट में। और बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। फोर्टिफाई करने का मतलब होता है एडिशन करना, किसी चीज को एनहांस करना, एनरिच करना, है ना। तो हम यदि क्रॉप्स के अंदर किसी पर्टिकुलर वाइटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, मे बी प्रोटीन हो सकता है, यदि उसके अमाउंट को जो नॉर्मली मिलता है उससे ज्यादा एनरिच कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, तो वो स्टेप क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट विल बी टर्म एज बायोफोर्टिफिकेशन। आया समझ में। तो मीनिंग समझ में आना चाहिए। यदि मीनिंग कंसेप्चुअली क्लियर हो तो बेटा फिर लैंग्वेज कैसी भी आ जाए आप समझ जाओगे, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो breeding crops with higher levels of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical means to improve public health, and this is called as biofortification. ठीक है। नाउ ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्रूविंग। आप ये तो है ना, क्या क्या कर सकते हैं, कई कईयों में हम प्रोटीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ाते हैं, कईयों में ऑयल कंटेंट क्वांटिटी, अलग अलग क्रॉप में हो सकता है अलग अलग हमारे जो टारगेट्स हों। विटामिन कंटेंट किसी में बढ़ाना हो सकता है, किसी में हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट को बढ़ाएं। इन 2000 अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए बच्चों। In 2000, maize hybrids that had twice the amount of the amino acids lysine and tryptophan compared to the existing maize hybrids were developed. Wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. It has been possible to develop an iron fortified rice variety containing over 5 times as much as iron in commonly consumed varieties. तो एक तो maize hybrids हमने डेवलप करे हैं जिनमें लाइजीन एंड ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, ये याद रखना, ट्वाइस अमाउंट है ना जो कॉमनली मिलता है उससे। व्हीट वैरायटी एटलस 66 हमने डेवलप करी है बच्चों, इसके अंदर क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। फिर आयरन फोर्टिफाइड राइस हमने डेवलप करा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क हाईलाइट भी कर लो। मेज हाइब्रिड्स ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन ट्रिप्टोफैन, व्हीट वैरायटी एटलस 66 हाई प्रोटीन, ऐसे याद रखना आप, एंड आयरन फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन में ये एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। The Indian Agricultural Research Institute IARI New Delhi has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. ये भी हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिकली IARI न्यू दिल्ली ने कौन कौन सी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स रिलीज करी है। विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स रिलीज करी है, स्पिनच पंपकिन, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड टोमेटो, आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक ब्रॉड लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस भी इन्होंने रिलीज करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 3 स्टार इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर समाप्ति की ओर है, लेकिन जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं ये इस चैप्टर के मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मानता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। एक तो सिंगल सेल प्रोटीन, यहां से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। देख लेते हैं क्या बात है, पानी पी लें एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Conventional agricultural production of cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. The shift from grain to meat diets also creates more demand for cereals, as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming, है ना। हम इकोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ पे फूड चेन, फूड वेब भी पढ़ते हैं, हम बायोमास की बात भी हम करते हैं। तो वहाँ पर इसीलिए तो बोला जाता है कि वेजिटेरियन डाइट नॉन वेजिटेरियन से क्यों प्रेफर करनी चाहिए इस समय हमें, क्योंकि 1 किलो मीट का जो बायोमास है वो डेवलप करने के लिए 10 किलो हमें ग्रेन्स चाहिए होंगे। आ रही है बात समझ, सिंपल वे में, मतलब बहुत और सिंपल वे में समझाना चाहूँ
तो जब आप किसी जानवर को 10 किलो फॉडर या ग्रेन्स प्रोवाइड करोगे, खाना प्रोवाइड करोगे, तब उसके अंदर 1 किलो मीट बनेगा। तो यदि नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा होंगे तो क्रॉप्स का कंजम्पशन ज्यादा होगा, लेकिन खाना तो कम मिलेगा ना। 10 किलो पेड़ पौधे कंज्यूम होने के बाद 1 किलो मांस मिलेगा जनता को। लेकिन यदि वेजिटेरियन में टर्न आउट हो जाए सबके सब, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, लोग कहेंगे कि साहब जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, न्यूट्रिशनली इतनी एनरिच्ड नहीं है जितनी नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन कर रहे हैं अब, सिंगल सेल प्रोटीन। एक तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, ऑलरेडी हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे वीट की ऐसी वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं, पोटैटो की ऐसी वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, है ना। तो वहां पर फिर आपको नॉनवेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिंगल सेल प्रोटीन्स भी इसका एक सोल्यूशन दे रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने किस चीज पे स्ट्रेस दिया है कि भाई नॉन वेजिटेरियन डाइट की जगह अब वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो हमारी फूड स्कैर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है, खाने की कमी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आगे दिक्कत आएगी यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पहली चीज तो यही है बच्चों यहाँ पर, है ना। द शिफ्ट फ्रॉम, ये मार्क कर लेते हैं एक बार, the shift from grain to meat diet also creates more demand for cereals, as it takes 8 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. More than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition. One of the alternate, ये fact है, पता होना चाहिए अपने को, one of the alternate sources of proteins for animal and human nutrition is single cell protein. तो ये भी एक alternative source, एक probability, एक possibility है जिसको हम अच्छे से यदि properly exploit करें, explore करें तो काफी फायदा मिल सकता है। कैसे क्या होता है देखते हैं। Microbes are being grown on an industrial scale as source of good protein. Blue green algae, अब इसमें क्या होता है देखो, सिंगल सेल प्रोटीन में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एज प्रोटीन सोर्स कल्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बच्चा, है ना। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स होते हैं ये ग्रो भी रैपिडली करते हैं, मल्टीप्लाई भी रैपिडली करते हैं। यदि हम इनके अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें जो जीन्स हमारे लिए जो हेल्दी प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करते हैं, तो फिर हम इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे करा के सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं। ये सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, नथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पर ना तो जो हमारी सीरियल क्रॉप्स है उनके ऊपर कोई लोड नहीं आया, इनफैक्ट ऊपर से लोड हट रहा है। आगे बात समझ में, तो इससे फायदा क्या हुआ, एक तो जो शिकायत थी कि भाई यदि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हैं तो प्रोटीन क्वालिटी डिटोरेट होगी, तो वो नहीं हो रही है, और क्रॉप्स का कंजम्पशन भी हमें ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है भाई, वो भी कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी ज्यादा जनसंख्या को हम सपोर्ट कर पाएंगे, पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाएंगे। तो माइक्रोब्स के अंदर यदि हम प्रोटीन्स को हम कह रहे हैं कि एनरिच करवा रहे हैं और उनको फिर एज फूड सोर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन बच्चों। एग्जांपल्स दे रखे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम, मैं खुद भी यूज करता हूं बच्चों स्पाइरुलिना, प्रोटीन रिच स्पाइरुलिना कैप्सूल्स में यूज करता हूं, ठीक है। तो आप मतलब ये आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। अब देखो कितनी अच्छी चीज है, एक तो ये फूड सप्लीमेंट, फूड सब्स्टिट्यूट हो गया एक तरीके का, जिससे हमारे सीरियल क्रॉप्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो गया। दूसरा, इनको ग्रो करने के लिए हम जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो भी कौन से हैं, वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो स्टार्च चाहिए इनको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एज ए न्यूट्रिएंट ग्रो करने के लिए, वो हमें पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट के वेस्ट वाटर में भी मिल जाएगा, उसको हमने यूज करा तो वेस्ट वाटर का वेस्ट वाटर यूज हो गया और हमारे लिए एक प्रोटीन रिच फूड भी डेवलप हो गया, है ना। या स्ट्रो इंडस्ट्री से हम ले सकते हैं, मोलेसेस इंडस्ट्री से ले सकते हैं, एनिमल मैन्योर या सीवेज तक को यूज कर सकते हैं, सीवेज प्लांट से निकलने वाला पानी को, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, है ना। ये सब इसके अंदर हम एनरिच करके इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब ये भाई वेजिटेरियन डाइट यूज करो और उसमें जो कमी है उसको आप इससे सब्स्टिट्यूट कर लो, नॉनवेज की जरूरत कहां पड़ेगी आपको, ये कहना चाह रही है यहाँ पर एनसीईआरटी। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो फायदा, एक तो पोल्यूशन का पोल्यूशन कम हो गया, प्लस आपको नॉनवेज की जरूरत नहीं पड़ी, वेजिटेरियन रहोगे तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वेजिटेरियन फूड क्रॉप्स के ऊपर वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। Certain bacterial species like Methylophilus, Methylotrophus, because of its high rate of biomass production growth, can be expected to produce 25 tons of protein. तो कुछ बैक्टीरिया को भी हम यूज कर रहे हैं लाइक Methylophilus, Methylotrophus, बच्चों मार्क कर लो इसको, है ना। बहुत तेजी से, मैंने कहा ना भाई माइक्रोब्स, these are बैक्टीरिया, ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से, बहुत कम समय में हमें बहुत ज्यादा बायोमास दे सकते हैं।
लिखा 25 टन ऑफ प्रोटीन दे सकता है बहुत कम समय में। द फैक्ट दैट एडिबल मशरूम्स आर ईटन बाय मेनी पीपल। अब मशरूम्स हम यूज करते हैं, मशरूम क्या है, फंजाई को तो बिलोंग करते हैं, फंगस को तो बिलोंग करते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो देखने में बड़े हैं, मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई नहीं है, नेकेड आई से हम उनको देख सकते हैं, है ना, दिखने में ठीक लगते हैं तो खा भी लेते हैं अब हम उनको। वही मैं आपसे बात करूं माइक्रोस्कोपिक फंजाई की, जो ब्रेड के ऊपर उगती करती, तो वो तो आप नहीं खाओगे, देखने में गंदी लगती है। लेकिन जो यहाँ पर एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि द फैक्ट जब हम मशरूम्स को यूज कर सकते हैं, तो यदि हम प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन फंजाई, सिंगल सेल्ड फंजाई को ग्रो करें जो न्यूट्रिएंट्स में एनरिच्ड हो, तो उनको भी तो हम एज फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर आगे हुई है बच्चों, है ना। तो एक तो इसको पहले हाईलाइट कर लेंगे, फाइलस मिथाइलोट्रोफस को पूछा जा सकता है बच्चों आपसे यहाँ पर। ठीक, आगे बात करते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा मशरूम्स। इसके बाद की जो बात है, इट इज बिलीवेबल दैट माइक्रोस्कोपिक फंजाई टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज। तो हम क्योंकि मशरूम्स यूज कर रहे हैं जो खुद एक फंजाई है, तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक फंजाई को भी हम एज फूड सप्लीमेंट शायद आगे डेवलप और यूज कर सकें, है ना। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है बच्चों, दैट इज व्हाट, दैट इज टिश्यू कल्चर, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर की बात कर लेते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था लास्ट के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन से क्वेश्चन बनते हैं, इजी है बच्चों, क्वेश्चन भी बहुत इजी बनते हैं। स्पाइरुलिना आपको याद रखना है, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर टिश्यू कल्चर की बात करते हैं अपन। टिश्यू कल्चर एज ट्रेडिशनल क्या होता है, यहां पर भी हम वही हमारी जो फूड स्कैर्सिटी उसको मीट आउट करने में ये टेक्निक, नई टेक्निक है जो मदद कर रही है। कैसे, देखते हैं। As traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient systems for crop improvement, another technological tissue culture got developed. तो अगेन क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई हमें, क्यों हम ये नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक चलो ठीक है 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स ने प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया, कुछ समय के लिए सफिशिएंट भी था, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हमारी क्रॉप्स को, बट अगेन वापस से स्कैर्सिटी महसूस होने लग गई है। अब जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स है, जो कन्वेंशन ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स है, वो सफिशिएंट नहीं है बच्चों, है ना। तो इसीलिए इन सबकी नीड महसूस हुई, इनको हमने डेवलप करा। इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड, है ना, इसको मार्क कर लो बेटा। It was learned by scientists during 1950s that whole plants could be regenerated from explants. Explants का मतलब क्या होता है, any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient media. एक्सप्लांट हम प्लांट के उस भाग को बोलेंगे जो हमने प्लांट से अलग करा, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई उसमें ग्रोइंग एबिलिटी है या नहीं। जनरली वैसे हम ये मानते हैं कि प्लांट का कोई भी भाग, यूजुअली जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बच्चों, है ना, जिनमें स्टेम सेल्स होती है, तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज गॉट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसको हम काट कर अलग कर प्लांट से यदि एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो पूरे प्लांट में ग्रो करवा सकते हैं। यही टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है बच्चों। तो वो भाग प्लांट का जिसके अंदर कैपेसिटी है कि सुटेबल कंडीशंस में पूरा प्लांट बना सके, दैट इज एक्सप्लांट बच्चों, ठीक है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, दैट इज टोटिपोटेंसी बच्चों, है ना। तो टोटिपोटेंट वर्ड मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक जनरल वर्ड है बायोलॉजी का। कोई भी ऐसी सेल जो किसी भी दूसरी सेल में डिवाइड और डिफरेंशिएट हो सकती हो, मतलब किसी भी दूसरी सेल को बना सकती हो या टिश्यू को बना सकती हो, वो टोटिपोटेंट सेल कहलाती है बच्चों, है ना। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। तो पहले तो अपन इसको मार्क कर लो भाई कि होता क्या है टिश्यू कल्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई कंडीशंस क्या क्या, तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट सोर्स होना चाहिए ग्रो करने के लिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड आल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स। तो जो भी चीजें चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स चाहिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब चीजें चाहिए होगी आपको टिश्यू कल्चर के लिए। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in very short day. तो बहुत कम समय में हम लेबोरेटरीज और रिसर्च फील्ड्स के अंदर ही बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micro propagation. है ना, तो टिश्यू कल्चर की मदद से जब हम इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं कम समय में, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट के दो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इसमें टर्म्स हैं, दो तीन टर्म्स हैं बच्चों। माइक्रो प्रोपगेशन टर्म आ गया, टिश्यू कल्चर अपने आप में एक टर्म हो गया, एक्सप्लांट्स अपने आप में एक टर्म हो गया, टोटिपोटेंसी अपने आप में एक टर्म हो गया बच्चों। ईच ऑफ द टर्म से याद आया, चैनल पे बच्चों डेली हम एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, मुश्किल से 10-11 सेकेंड का। हर एक शॉर्ट वीडियो में या तो एक बायोलॉजी टर्म को हम डिफाइन या एक्सप्लेन करते हैं,
या एक ऐसा अमेजिंग साइंस फैक्ट या बायोलॉजी फैक्ट होता है जिसको आप देखोगे, मतलब बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इससे एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन याद हो जाता है, एक फैक्ट याद हो जाता है, बायोलॉजी को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। तो एक तरह से पूरी एनसाइक्लोपीडिया बायोलॉजी की चैनल के ऊपर बन रही है ना, डेली, क्योंकि जब एक फैक्ट डलेगा और ये चीज़ चलती रहेगी साल दर साल, तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद करीब 500 हज़ार टर्म्स, 5 साल बाद हो सकता है करीब-करीब 2000 टर्म्स आपके पास चैनल के ऊपर हो जाएँगे। 2000 1500 बायोलॉजी टर्म्स अपना मायने रखते हैं, है ना? तो ये चीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो किसी भी बायोलॉजी टर्म में आप अटकते हो, आप चैनल पे आएँगे, आपको चैनल के सर्च वाले टैब में सिर्फ उस टर्म को टाइप करना है, आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट या वीडियो मिल जाएगा। टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ भी चैनल पे हैं, अलग-अलग टॉपिक के, छोटे-छोटे टॉपिक्स, काउंटर करंट मैकेनिज्म मान लो हो गया, तो उसका टॉपिक आपको हमने दे दिया। है ना, हेल्डेन इफेक्ट हो गया, उसका टॉपिक हमने दे दिया आपको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो गया, उसका टॉपिक अलग से दे दिया, तो हर्बेरियम हो गया, उसका टॉपिक अलग से दे दिया, कैटलॉग हो गया, उसका दे दिया, मैनुअल का दे दिया, टैक्सोनॉमिक की अलग से भी आपको सिंगल टॉपिक्स के वीडियोस भी चैनल पे मिलेंगे बच्चों, वो भी आप अवेल कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। इनको हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। तो सोमा क्लोन्स ये भी आता है, आपसे पूछा जाता है बच्चों। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने प्लांट का एक टुकड़ा लिया, उसको मैं टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवा रहा हूँ और फिर उसी को मैं अपने फील्ड्स के अंदर ग्रो कर रहा हूँ। होगा क्या, वो जो सेल्स थी बच्चों जो मैंने प्लांट से ली थी, उनसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। उन सेल्स का जेनेटिक मटेरियल एज इट इज अब उन सब प्लांट्स के अंदर है। तो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, सबके सब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनने वाले हैं। और ऐसी पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिकली और जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो, उनको हम कहते हैं क्लोन्स, है ना। तो क्योंकि ये सोमेटिक लेवल पे है ना, हम हमारे प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म बच्चों। तो गेमीट्स को और इनको बनाने वाली जर्म सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को हम हटा दें तो पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी या पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सोमेटोप्लाज्म कहलाएगा बच्चों। तो सोमेटोप्लाज्मिक लेवल पे दीज आर आइडेंटिकल जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सोमेटोक्लोन। क्यों बोला है हमने सोमेटोक्लोन्स पर्टिकुलरली, क्योंकि इनका डेवलपमेंट सोमेटिक पार्ट से हुआ है, ना कि जेनेटिक पार्ट या सॉरी ना कि जर्म प्लाज्म वाले पार्ट से प्लांट के। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट है बच्चों प्लांट का, दैट इज द फ्लावर, वो हमने यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम सोमेटिक पार्ट यूज कर रहे हैं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उनसे हमने क्लोन्स डेवलप करे हैं बेटा, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown as well as to each other also, that is why they are called as soma clones। तो soma clones हमें पता होना चाहिए, पूछा जाता है बच्चों आपसे, इंपॉर्टेंट है। Many important food plants like tomato, अब ये एग्जांपल्स हैं, कई हम इस तरह से डेवलप कर चुके हैं, have been produced on commercial scale using this method। ये फालतू की लाइन है। Another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants even if the plant is infected with the virus, the meristem। अब एक और यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है भाई इसकी, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है। मान लो किसी प्लांट में डिजीज लग गया, बीमारी लग गई, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस पूरे प्लांट को डिस्कार्ड कर दो, है ना, या फिर क्योंकि उसके अंदर दूसरे कई हाई मतलब अच्छी क्वालिटीज है, मान लो कि ऐसा प्लांट था जिसकी यील्ड बहुत शानदार थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा था, क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस बहुत अच्छी थी, जो प्रोडक्ट हमें उससे मिल रहा था वो भी बहुत शानदार था। प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें बीमारी लग गई, अब आप क्या करोगे साहब, है ना। एक तरह से वो आपके लिए एक सुपीरियर पेरेंट है, सुपीरियर प्लांट है, सारी क्वालिटीज उसमें अच्छी, सिर्फ एक चीज को लेगी कि उसमें बीमारी लग गई। अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दो उसको, अब डिस्कार्ड कर दोगे तो हमारे पास एक पेरेंट खत्म हो गया जिससे हम बहुत सारी हाई यील्ड एंड हाई क्वालिटी प्रोड्यूस वाली क्रॉप्स को डेवलप कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम क्या करें, जो उसका एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल वे में एक्सिलरी भी हो सकता है, एपिकल भी हो सकता है, आप सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट का हम पढ़ते हैं बेटा, प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सब जगह हम देखते हैं इसके बारे में। फिर भी एक और वापस बता देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो पार्ट है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग है, जिसमें टोटियोपोटेंसी भी है, जो किसी भी दूसरी सेल या टिश्यू को बना सकता है। जनरली शूट एपेक्स पे आपको मिलेगा, एक्सिलरी पोजीशन पे आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, यदि हम इसको ले लें, जनरली क्योंकि यहाँ पर नई सेल्स होती है, तो डिजीज्ड कंडीशन या पैथोजन की प्रेजेंस आपको यूजुअली नई सेल्स में नहीं मिलती। पूरे पौधे में बीमारी लगी हुई है, लेकिन पूरे चांसेस होते हैं कि क्योंकि ये न्यूली डिवाइडिंग सेल्स, न्यूली फॉर्म सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक पार्ट में, तो हो सकता है अभी तक पैथोजन इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाया हो। इनको मैं एज एन एक्स प्लांट, जो हमने देखा था, हम प्लांट के टुकड़े के फॉर्म में अलग करें और उसको कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो करें, तो हमें विदाउट एनी डिजीज नए प्लांट्स मिल जाएंगे जिनमें हाई यील्ड भी है, हाई प्रोड्यूस क्वालिटी भी है ना। ये एक
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस टिश्यू कल्चर टेक्निक की, सोमा क्लोनल टेक्निक की बच्चों। तो अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टम एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम एंड ग्रो इट इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विवो का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अ लेबोरेटरी और वी कैन से इन अ टेस्ट ट्यूब, बाहर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो। टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो एटसेट्रा, है ना, ये एग्जांपल्स याद रखना। Scientists have even isolated single cells from plants and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast surrounding by plasma membranes, surrounded by plasma membranes। मतलब हमने अब प्लांट की सिंगल सेल्स को भी आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया है, सेल वॉल्स को हटा देते हैं उसमें, है ना, इतना से यहाँ पर बताया। पहले आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है एक सिंगल सेल का प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल हटा दो आप, और सिंगल सेल का प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, दो प्लांट सेल्स ली, उनकी सेल वॉल को हटा दिया, तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट हमारे पास है। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, दोनों में डिजायरेबल, एक प्लांट से एक सेल ली जिसमें एक डिजायरेबल ट्रेट था, दूसरा प्लांट जिसमें दूसरा डिजायरेबल ट्रेट था उसकी एक सिंगल सेल ली, दोनों की सेल वॉल हटा दी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या केमिकल्स, और फिर अब दोनों का प्रोटोप्लास्ट हमने ले लिया, सिंगल सिंगल सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ले लिए बच्चों। कैन बी फ्यूज, अब इन दोनों को हम फ्यूज कर देंगे टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट व्हिच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म, एक तरह से हम खुद क्या कर रहे हैं बेटा, फ्यूजन करवा रहे हैं दो सेल्स के बीच में विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और फिर उनको एज प्लांट्स ग्रो करेंगे। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड्स। तो एक और डेफिनेशन आ गई, है ना, देखो छोटे से टॉपिक में कितनी डेफिनेशन से टर्म्स आ गए। व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं कर रहे, जर्म प्लाज्म का फ्यूजन नहीं कर रहे हैं बेटा, हम सोमेटोप्लाज्म का फ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। गैमीट्स और उनको बनाने वाली सेल्स को छोड़ के सारी सेल सोमेटिक सेल्स कहलाती है, और यहाँ पर मैंने प्लांट का कोई सी भी पार्ट की सेल ले ली है बेटा, ये सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल्स के बीच में फ्यूजन करवा रहा हूँ, इसलिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है ये। इमेजिन अ सिचुएशन, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इमेजिन अ सिचुएशन में ना प्रोटोकॉल, इसको मार्क ही कर लो भैया आप, रह जाएगा नहीं तो फिर 5 स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं इस चैप्टर का मैं इसमें। इमेजिन अ सिचुएशन में ना प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज कर सकते हैं, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो। हम बना चुके हैं भाई, दोनों के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन देखो आगे, अभी देखो इस पर रिसर्च चल रही है, एक तरह से अंडर रिसर्च है ये वाला जो प्रोजेक्ट है, हम कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर। तो अभी हम इसको कमर्शियल लेवल पे, अभी ये रिसर्च लेवल पर ही है, जो आपका पोमेटो है ना, कमर्शियल लेवल पर अभी तक इसको रिलीज नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। सो विद दिस येट अनदर चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, भी कंप्लीट हो गया है बच्चों, है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे बच्चों लाइव, जो लाइव लिंक है दैट विल बी अपडेटेड ऑन द चैनल, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि कब लाइव लेक्चर है, आपका मिस नहीं हो बच्चों। तैयारी करते रहो। यदि आप भी चाहते हो कि जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम एक बार में पूरा हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 196, आप भी चाहते हो कि आपका भी ड्रीम इसी अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक के साथ पूरा हो, आप भी एक अच्छी डॉक्टर बने, समाज सेवा कर सके, मानव सेवा कर सके, तो पढ़ाई करते रहो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों, मेहनत और सही गाइडेंस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।